जीवन विकास के सूत्र ज्ञान सागर ग्रंथमाला क्रमांक 103 ग्रंथ क्रमांक 94 अध्याय 9 रमणीय वृद्धावस्था। जीवन की इस जन्म की अवधि में वृद्धावस्था सबसे लंबी है। वृद्धावस्था शारीरिक आराम की परंतु मानसिक और बौद्धिक सक्रियता की अवस्था है। शरीर स्वास्थ्य, छोटों द्वारा सेवा, मानसिक और बौद्धिक सक्रियता, समाज सेवा का उत्साह और आसक्ति का अभाव, यह पूर्व वृद्धावस्था की मूल्यवान संपत्ति है। इस संपत्ति का अर्जन करना वृद्धावस्था का पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ की शिक्षा संतों, सद्ग्रंथों और स्वयं ईश्वर से मिलती है। सत्संग, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान इसके लिए करणीय कार्य हैं। अपनी सर्व शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक गतिविधियों को सेवा के स्तर तक ले जाना इसकी प्रक्रिया है और आनंद और कृतकृत्यता इसका फल है। आश्चर्य की बात यह है कि व्यक्ति इसे प्राप्त करने हेतु जो विरक्ति होनी चाहिए उसी से डरता है। परिणाम स्वरूप इस अनुभव से वंचित रह जाता है। इन विषयों को सूत्र रूप में समाहित करने वाला यह आलेख ग्रंथ सभी प्रौढ़ों और वृद्धों को उपयोगी लगेगा। प्रौढ़ों को इसलिए कि उन्हें प्रौढ़ावस्था में ही उत्तम निरामय वृद्धावस्था की तैयारी करनी है। विषय बिंदु 1, दीर्घतम अवधि का काल। जीवन के 60 वर्ष बीत जाने के बाद व्यक्ति वृद्धावस्था में प्रवेश करता है। जीवन का यह अंतिम काल सबसे लंबा है। 40 वर्ष की यह अवस्था रहने वाली है, परंतु जीवन की अन्य अवस्थाओं की तरह इस अवधि में निश्चितता नहीं है। एक अज्ञात सा विचार मन में कौंधता रहता है कि पता नहीं कब जीवन पूर्ण हो जाए। जीवन का आधे से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। सांसारिक जीवन के अनुभवों की भरपूर संपत्ति व्यक्ति के पास है। यह संपत्ति सर्वथा निजी है। वह पूर्ण रूप से सुरक्षित है। कोई उसे छीन नहीं सकता। हर कोई उससे लाभान्वित हो सकता है। उस संपत्ति को बांटने से वह बढ़ती ही है। बांटने में आनंद भी आता है। सांसारिक व्यवहारों और दायित्वों की दृष्टि से अब यह आराम का काल है, निवृत्ति का काल है, सेवा लेने का काल है। यह कितना बड़ा भाग्य है कि जीवन की रचना करने वाले ने व्यक्ति को दायित्वों से मुक्त होकर आराम करने के लिए इतना लंबा समय दिया है। उस जीवन रचनाकार के प्रति बार बार कृतज्ञता व्यक्त करने का यह अवसर है। यह विकास करने का सुवर्ण अवसर है। इस अवस्था में विकास का स्वरूप अत्यंत विलक्षण है। यह बाह्य विकास नहीं है, आंतरिक विकास है। इस विकास की प्रक्रिया का अनुभव आने पर पता चलता है कि जीवन रचनाकार ने वृद्धावस्था निर्माण कर और कुटुंब रचनाकार ने वृद्धावस्था के कर्तव्य और अधिकार निश्चित कर एक एक व्यक्ति के लिए सुख की कितनी संभावनाएं निर्माण की हैं। परंतु विकास का यह अवसर चुनौतियों से भरपूर है। चुनौतियां बाहरी नहीं हैं, आंतरिक हैं। वे स्वयं के द्वारा निर्मित हैं, स्वयं को ही ज्ञात होती हैं और स्वयं ही उनका हल निकालना होता है। यह चुनौतियां आनंद देने वाली भी हो सकती हैं और परेशान करने वाली भी। यह सर्वथा निजी होती हैं, अपनी ही आयु के किसी और की नहीं हो सकती। वृद्धावस्था की तुलना और किसी अवस्था से नहीं की जा सकती। वैसे तो आयु की हर अवस्था आपके अपने तरीके से विशेष होती है, फिर भी वृद्धावस्था विशेष है। जीवन में सुख और दुख की परिस्थिति के कारण कम और मनस्थिति के कारण अधिक होते हैं। इस तथ्य को लागू करने का, उसकी परीक्षा करने का अवसर वृद्धावस्था में ही प्राप्त होता है। जीवन की शिक्षा में वृद्धावस्था उच्च शिक्षा का काल है, जिसमें बहुत अध्ययन होता है, गहरा अनुसंधान होता है, जगत के लिए मार्गदर्शक सहायक तत्वों का सृजन भी होता है। अवसर मिले तो अध्यापन भी होता है। परंतु यह उच्च शिक्षा विद्यालयों में होती है वैसी नहीं होती है। उसका स्वरूप अत्यंत भिन्न होता है, विशिष्ट होता है, सुंदर होता है। यह भी सत्य है कि वृद्धावस्था के लिए आज अच्छी पाठशालाओं की आवश्यकता है। पुनः यह कहना पर्याप्त है कि यह पाठशाला किसी विद्यालय, महाविद्यालय या शोध संस्थान जैसी नहीं है। उसका स्वरूप भी अनोखा ही है, निराला ही है। विषय बिंदु 2, शारीरिक दुर्बलता और मानसिक निषेध। वृद्धावस्था सुंदर है, रमणीय है, स्वाभाविक है, परंतु आज की मनस्थिति यह है कि कोई उसे नहीं चाहता।
कोई वृद्ध होना नहीं चाहता, अनेक तो प्रौढ़ होना और कहलाना भी नहीं चाहते। सबको युवा ही रहना होता है, युवा दिखना होता है, युवा कहा जाने में ही उन्हें आनंद आता है। वृद्ध अपने आप को युवा दिखाने का, वृद्धत्व ढकने का प्रयास भी करते हैं। बाल यदि सफ़ेद हो गए तो काले रंगना, युवाओं की तरह कपड़े पहनना, युवा लेते हैं ऐसी बातों में रुचि लेना, यह सामान्य बात हो गई है। नकली दांत तो अब स्वाभाविक आवश्यकता ही बन गई है। शारीरिक अक्षमता की शिकायत भी सामान्य बात है। एक होती है स्वाभाविक दुर्बलता, युवा की तरह दौड़ लगाना, वजन उठाना, भारी परिश्रम के काम न होना, भारी आहार न पच पाना तो स्वाभाविक अशक्तता है। परंतु अस्वाभाविक अशक्तता भी बढ़ती जा रही है। मधुमेह और उच्च रक्तचाप नित्य संगी होते जा रहे हैं। घुटने दर्द करते हैं, पाचन तंत्र व्याधिग्रस्त होता है, हृदय दुर्बल होना, कोलेस्ट्रॉल होना अस्वाभाविक नहीं लगता। वृद्धावस्था जैसे व्याधियों का पर्याय बन गई है। इस आयु में तो यह होगा ही, ऐसी भाषा बोली जाती है। यद्यपि शारीरिक रूप से दुर्बल भले ही हों, रुग्ण होना स्वाभाविक नहीं है, परंतु वृद्धावस्था की रुग्णता वृद्धावस्था के कारण से नहीं होती, यह प्रौढ़ावस्था की जीवनचर्या का स्वाभाविक परिणाम होता है। अब इसके बारे में शिकायत करने के स्थान पर उनका स्वागत करना और उनके साथ जीने का मन बनाना ही लाभकारी होता है। मानसिक रुग्णता बहुत बड़ी चुनौती है। अब तो व्यवसाय से निवृत्त हुए यह अखरता है, दूसरे संसार से निवृत्त हुए यह भी अकर्ता है। जिस प्रकार वृद्धावस्था नहीं चाहिए, उस प्रकार निवृत्ति भी नहीं चाहिए होती है। अतः मन दुखी होता है। एक तो खालीपन लगता है, सक्रियता छीन ली जाती है, दूसरे उपेक्षित होने का भय मन में आता है। अब कोई मुझे पूछेगा नहीं, मेरा महत्व कम हो जाएगा, मेरी किसी को आवश्यकता नहीं रहेगी, यह सोच सोचकर मन दुखी और उदास रहता है। अब विवश होना पड़ेगा, दूसरों के भरोसे दूसरों पर बोझ बनकर रहना पड़ेगा, ऐसा मन में आता है। जो मन में आया वह करने की स्वतंत्रता नहीं रहेगी, यह भी कम दुख की बात नहीं है। युवा अब हंसी उड़ाएंगे, पुत्र पुत्रवधू और पत्नी भी ताने मारेंगे, इसका भय लगता है। अब किसी को आज्ञा करने का अधिकार नहीं रहेगा, दूसरों की आज्ञा माननी पड़ेगी, इसकी व्यथा रहती है। निराशा और हताशा, विवशता और नकारात्मकता जीवनचर्या का स्थायी भाव रह जाता है। यह सब चारों ओर देखते हैं, इसलिए लोग वृद्ध होने से डरते हैं। इस नकारात्मक मनस्थिति से बचकर जीवन विकास साध्य करना, यही वृद्धावस्था की शिक्षा है, यही करणीय कार्य है। विषय बिंदु 3, शिक्षा का प्रथम चरण मानसिक स्वीकार। वृद्धावस्था के लिए जो स्वाभाविक है उसका अच्छे मन से स्वीकार करना है। जिन कारणों से हम उसका स्वीकार नहीं कर सकते, उन कारणों को समझकर उनका परिहार करना, यह पहला कार्य है। सच पूछें तो जिन्होंने प्रौढ़ावस्था को ही युवावस्था मानकर व्यवहार किया था, उन्हें अब युवावस्था गंवाने का दुख होता है। युवावस्था उपभोग का काल है, अधिकार का काल है और कर्तृत्व का काल है। अब तीनों नहीं रहे अथवा नहीं रहेंगे, ऐसा हमें लगता है। यह वास्तविकता भी है कि तीनों अब नहीं रहेंगे, परंतु उनसे मूल्यवान बातें इस अवस्था में हमें मिलने वाली हैं, ऐसा विश्वास बनना चाहिए। उन्हें पाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। बिना पुरुषार्थ किए यह मूल्यवान बातें नहीं मिलेंगी, यह भी तय है। इन बातों को प्राप्त करने का निश्चय हमें करना है, इसलिए हमें निवृत्ति मिली है। युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में जीवनचर्या की अनियमितता के कारण जो भी व्याधि हमारी संगी साथी बन गई है, उनका भी अब स्वीकार करना है। उनके बारे में शिकायत न करें, यह एक बात है, परंतु अब जीवनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि नई व्याधि न हो या जो हैं वे बढ़े नहीं। वृद्धावस्था में दुर्बलता स्वाभाविक है, व्याधिग्रस्तता नहीं। जीवन विकास की दो दिशाएं हैं, एक बाहर की दिशा और दूसरी अंदर की दिशा। जीवन की पूर्वावस्था में अर्थात 60 वर्ष की विकास की दिशा बाहर होती है, विश्वाभिमुख होती है। 60 वर्ष के बाद वृद्धावस्था में यह अंदर की ओर होती है, आत्माभिमुख होती है। इसके लिए आवश्यक स्थिति भी अपने आप निर्माण होती है। इसे समझकर वृद्धावस्था की दिखाई देने वाली कमियों का अनुकूलता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। शरीर और इंद्रियां दुर्बल होती हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि मन और बुद्धि भी दुर्बल होते हैं।
अहंकार और चित्त भी उतने ही सक्षम रहते हैं जितने पहले थे। अंतःकरण की वृत्ति, प्रवृत्ति और शक्ति, यह तो बड़ी मूल्यवान संपत्ति है। इनका उपयोग और विकास करने का उत्तम अवसर अब आया है, यह समझकर अब प्रसन्न होना चाहिए। मनुष्य को स्वतंत्रता और स्वावलंबन बहुत प्रिय होते हैं। जीवन भर वह बाहर के जगत में इन दो बातों के लिए प्रयासरत रहता है। इन्हें प्राप्त कर लिया ऐसा वह मानता भी है, परंतु सही अर्थ में और आंतरिक रूप में स्वतंत्रता और स्वावलंबन क्या होता है, यह समझने और प्राप्त करने का अवसर तो वृद्धावस्था में ही प्राप्त होता है। इस रूप में वृद्धावस्था का स्वागत करना चाहिए। वृद्ध घर की शोभा है, वृद्ध समाज की शोभा है, वृद्ध संस्था की शोभा है। यह व्यवहारिक सत्य है। इस कथन पर हमारा विश्वास बन सके, समाज का विश्वास बन सके, ऐसी स्थिति में आना वृद्धावस्था की चुनौती है। इस चुनौती का स्वीकार करने के लिए, उसमें यशस्वी बनने के लिए वृद्धावस्था का स्वागत होना चाहिए। विषय बिंदु 4, अपने आप को योग्य बनाना। शरीर स्वास्थ्य प्रथम लक्ष्य है। अब हमें अस्वस्थ नहीं होना है। वृद्धों का अस्वस्थ होना सब ग्रहित मान लेते हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। यदि हमारी जीवनचर्या ठीक रही तो 100 वर्ष तक हम शरीर से भी पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं। अतः जीवनचर्या को समझपूर्वक, संयम पूर्वक ठीक करना और स्वस्थ रहना हमारा प्रथम दायित्व है। इसके लिए आवश्यक व्यायाम, योगाभ्यास, अभ्यंग, आहार विहार आदि को अपनाना चाहिए। वृद्धावस्था में बहुत कुछ पाना है, परंतु पाने के लिए पहले बहुत कुछ छोड़ना है। नहीं छोड़नी है तो भी दो बातें हमें छोड़नी ही पड़ी हैं। एक, गृह जीवन में गृह स्वामी का अधिकार और अर्थार्जन हेतु किया जाने वाला व्यवसाय। घर में अभी पुत्र गृह स्वामी बना है, व्यवसाय में तो पद छोड़ना ही पड़ा है। यदि नौकरी नहीं करते तो अभी भी व्यवसाय में अर्थार्जन कर सकते हैं। शरीर छोड़ने के लिए कह रहा है, परंतु हम नहीं छोड़ते। कहीं नौकरी करने वाले भी छोटी मोटी नौकरी ढूंढ ही लेते हैं। यह नहीं करना है। अधिकार और अर्थार्जन छोड़ना है। कार्यरत रहने पर भी यह दो बातें छोड़नी हैं। शरीर से छोड़ना नहीं है, मन से छोड़ना है। विवशता से नहीं छोड़ना है, समझ पूर्वक छोड़ना है। छोड़ना ही उचित है, यह समझकर छोड़ना है। कोई नहीं छोड़ने का आग्रह करे तो शरीर से कार्यरत रहकर भी मन से उन्हें छोड़ना है। यह वृद्धावस्था की प्रथम परंतु कठिन साधना है। गृहस्थाश्रम से निवृत्त होकर भी रहना तो कुटुंब के साथ ही है। घर संसार के कामों में सहायक भी होना है। मार्गदर्शन करने की स्थिति में अपने आप को रखना है। आवश्यकता पड़ने पर मार्गदर्शन करना भी है, परंतु किसी को मार्गदर्शन मांगना ही चाहिए और मार्गदर्शन करने पर उसका स्वीकार करना ही चाहिए, ऐसी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह वृद्धावस्था की साधना का प्रारंभ है। कुछ लोग वृद्धावस्था में स्वतंत्र रहने की इच्छा करते हैं। उन्हें मुक्ति का अनुभव करना होता है। जीवन भर दायित्वों को निभाने के बाद अब वे निश्चिंत मन से जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। यदि सरकारी पेंशन मिलती है या व्यवसाय से अपने लिए आर्थिक प्रबंध कर लिया है तो वे इस प्रकार रह भी सकते हैं, परंतु इस प्रकार से अपने पुत्रों से स्वतंत्र रहना ठीक नहीं है। कुटुंब के स्वास्थ्य की दृष्टि से, नई पीढ़ी के संस्कार और संगोपन की दृष्टि से और अपने विकास की दृष्टि से 3 पीढ़ियां साथ रहें, यह आवश्यक है। मनुष्य, प्राणी, वनस्पति आदि तो सब आते जाते रहते हैं, परंतु उनके माध्यम से जीवन तो निरंतर चलता रहता है। संस्कृति का प्रवाह भी चलता रहता है। पुत्रों को जन्म देकर उनका जीवन व्यवस्थित कर पितृऋण से मुक्त तो हुए। अब संस्कृति का प्रवाह बहता रहे, इस दृष्टि से जीवन व्यतीत कर ऋषि ऋण से भी मुक्त हों। इसलिए वृद्धावस्था की योजना हुई, अनुकूलता भी बन गई। इस बात का स्मरण कर वृद्धावस्था का स्वागत करना चाहिए। विषय बिंदु 5, प्रथम चरण, परिपक्व वानप्रस्थाश्रम। जीवन विकास के 4 पड़ावों में तीसरा वानप्रस्थाश्रम है। इसका प्रारंभ 10 वर्ष पूर्व हो गया है। उन 10 वर्षों में मानसिक और व्यवहारिक पूर्व तैयारी हुई है। व्यवहारिक पूर्व तैयारी है दायित्वों से मुक्त होने की अवस्था, और मानसिक है आसक्ति और अधिकारों से मुक्त होने का प्रारंभ। इतनी योग्यता के साथ अब परिपक्व वानप्रस्थाश्रम का प्रारंभ। अब से आगे 15 वर्षों के लिए सक्रिय समाज सेवा करनी चाहिए। अपनी रुचि, अनुकूलता और सामर्थ्य के अनुरूप क्षेत्र और कार्य तो पूर्व में ही चुन लिया होता है, अब उसमें सक्रिय हो जाना है। यह समाज सेवा है।
व्यक्तिगत अपनी सेवा या कुटुंब की सेवा नहीं है। कुटुंब तो होता ही है, हमें कुटुंब के लिए प्रेम और आसक्ति होती भी है, परंतु उनकी प्रधानता समाज की होती है। समाज सेवा व्यक्तिगत हो, संस्थागत हो या किसी संगठन में जुड़कर हो, यही अपनी रुचि पर निर्भर करता है। वह रुग्ण सेवा हो, दरिद्र सेवा हो, वंचित सेवा हो या ज्ञान और धर्म क्षेत्र की सेवा हो, यह भी हमारी रुचि और पूर्वानुभव पर निर्भर करता है। किसी भी रूप में हो, समाज सेवा तो करनी ही है। जीवन क्रम का यह मुख्य कार्य है, इसे समझकर करना है। अर्थार्जन या किसी प्रकार की स्वार्थ सिद्धि नहीं करना, यह मुख्य बात है। परंतु उसके साथ दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। एक तो यह है कि हमें तो कार्य के बदले में कुछ लेना नहीं है, इसलिए हम उपकार कर रहे हैं ऐसी भावना से करते हैं। और किया तो किया, जितना हुआ उतना किया, जैसा हुआ वैसा किया, जितना हुआ उतना किया, ऐसा भाव हो जाता है। यह उचित नहीं है। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तब भी कार्य के समस्त बंधनों को स्वीकार कर सेवा क्षेत्र में जाना आवश्यक है। दूसरा, मान और प्रशंसा तथा प्रतिष्ठा की अपेक्षा होती है, वह भी नहीं रखनी चाहिए। गीता का एक श्लोक सदैव स्मरण रखना चाहिए। श्री भगवान कहते हैं, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विदांस तथा सक्ता चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। श्री गीता अध्याय 3 25वां श्लोक। अध्याय का नाम कर्मयोग, अर्थात अविद्वान, नासमझ, आसक्त लोग जितनी तीव्रता और तत्परता से कर्म करते हैं, उतनी ही तीव्रता और तत्परता से विद्वानों को अनासक्त होकर लोक संग्रह के लिए, अर्थात लोक की सुस्थिति के लिए करना चाहिए। समाज सेवा से हमें कुछ प्राप्त करना है तो वह चित्त शुद्धि, मन शुद्धि और ऋषि ऋण से मुक्ति, अर्थार्जन और प्रतिष्ठा से यह कहीं अधिक बड़ी उपलब्धि है। विषय बिंदु 6, वानप्रस्थाश्रम और समाज। समाज व्यवस्था की दृष्टि से वानप्रस्थाश्रम का बड़ा महत्व है। ऐसे अनेक कार्य होते हैं जो समाज धारणा के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, परंतु वे अर्थनिरपेक्ष ही होने चाहिए। इन कार्यों की व्यवस्था वेतन लेने देने की व्यवस्था से नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक शिष्टाचार का पालन, सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा और स्वच्छता, सार्वजनिक सांस्कृतिक उत्सवों और पर्वों का आयोजन, कुंभ मेलों जैसे बड़े आयोजन की व्यवस्था वानप्रस्थों को अपने दायित्व में लेनी चाहिए। पैदल तीर्थयात्रियों के लिए मार्ग में अन्न, जल और विश्रांति की व्यवस्था, प्राकृतिक संकटों में संकटग्रस्तों की सहायता और पुनर्व्यवस्था आदि सारे कार्य वानप्रस्थों को करने चाहिए। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो आज बुरी तरह से अर्थार्जन में फंस गया है। चाहकर भी उसे मुक्त करने का कोई कार्य नहीं कर सकता। इस स्थिति में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था वानप्रस्थ अपने पास ले सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए संस्कार केंद्र, जिनमें शिक्षा, संस्कार अथवा संस्कार में शिक्षा हो। 15 वर्ष की आयु तक के बाल किशोरों के लिए गुरुकुल, जिनमें राष्ट्र विभाग हेतु व्यक्ति विकास का सूत्र लेकर शिक्षा दी जाती है। और युवाओं के लिए भारतीय ज्ञान संपदा के आधार पर राष्ट्र निर्माण की शिक्षा देने की व्यवस्था हो। ऐसे गुरुकुलों को स्वायत्त विद्यापीठ का दर्जा भी समाज दे सकता है। विद्वान अध्यापकों का वानप्रस्थाश्रम तो इसी रूप में ही हो सकता है। ज्ञान की सेवा, राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा का इतना पुण्यप्रद अवसर और कहाँ मिलेगा। शोध एवं अनुसंधान के प्रकल्प चलाना, समय समय पर विद्वजनों की गोष्ठियाँ करना, कुटुंब शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित करना, ग्रंथालय और वाचन शिविरों का आयोजन करना, इन वानप्रस्थों के कार्य हो सकते हैं। इसके उपरांत भी रुग्ण सेवा के केंद्र, अन्न सत्र, प्याऊ, अनाथाश्रम जैसे अनेक कार्य समाज में चलते हैं। इन सब में सहभागी बनना, इनकी व्यवस्था देखना, इनके कार्य को प्रतिष्ठित करना, अपने जैसे अन्य लोगों को साथ में जोड़ना आदि अनेक कार्य वानप्रस्थी लोग कर सकते हैं। इस प्रकार मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से सक्रिय रहना, परंतु आसक्ति और अपेक्षाओं से मुक्त रहना वानप्रस्थाश्रम का मुख्य धर्म है। विषय बिंदु 7, अनिष्टों को दूर करना। वानप्रस्थी वृद्धों को व्यवहारिक दृष्टि से संस्कृति की सेवा करनी चाहिए। हिंदू संस्कृति को व्यवहारिक धरातल पर प्रतिष्ठित करने हेतु बौद्धिक, मानसिक और प्रत्यक्ष प्रयास करना आवश्यक है। 3 पीढ़ियों का एकत्र रहना आज अत्यंत दुर्लभ हो गया है।
इसके कारण क्या हैं, परिणाम क्या हैं और उपाय क्या हैं, इसका अध्ययन करने के बाद इस विषय में लोक शिक्षा का अभियान हाथ में लिया जा सकता है। वृद्धाश्रम, विधवाश्रम, महिलाश्रम, अनाथाश्रम, अपंगाश्रम, अपराधी या मंद बुद्धि बालकों की संस्थाएं, पागलखाने, रुग्णाश्रम आदि सुसंस्कृत हिंदू समाज के लिए कलंक है। इनके बारे में यदि उपाय करना है तो कुटुंब संस्था और ग्राम संस्था को सुदृढ़ बनाना होगा। इस दृष्टि से वैचारिक और व्यवहारिक दोनों स्तरों पर वानप्रस्थियों को काम करना चाहिए। समाज में होटल, खान पान के ठेले, पार्टियां आदि बढ़ते जा रहे हैं। यह सांस्कृतिक दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से घातक है। परिणाम तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की हानि हो रही है, इसलिए रुग्णालयों की संख्या बढ़ रही है। संस्कृति की हानि हो रही है, इसलिए अपराधों की संख्या बढ़ रही है। इनका उपाय करने हेतु वानप्रस्थी अपना जीवन दे सकते हैं, उन्हें देना चाहिए। विश्व भर में आज दो विचारधाराओं के मध्य संग्राम चल रहा है। एक है सेमेटिक विचारधारा, दूसरी है हिंदू विचारधारा। सेमेटिक विचारधारा विश्व में अनेक अनिष्टों और अत्याचारों को जन्म दे रही है, आतंक फैला रही है। हिंदू विचारधारा विश्व को वैभव और निःश्रेयस के मार्ग पर ले जा रही है। उस पर भी सेमेटिक विचारधारा का आक्रमण हो रहा है। इस स्थिति में समाज को हिंदुत्व समझाना, उसे अपनाने के लिए आग्रह करना, स्वयं बचना और विश्व को बचाना हिंदुओं का दायित्व है। इस मिशन को बलवान बनाने हेतु, यशस्वी बनाने हेतु वानप्रस्थियों को आगे आने की आवश्यकता है। हम सबका अनुभव है कि धीरे धीरे समाज में अनुशासन और संस्कारिता का वातावरण कम हो रहा है। बड़ों के सामने विनय या उनका आदर, वाणी, वेश और व्यवहार की भद्रता, शिष्टाचार, आनंद और प्रशंसा व्यक्त करने की पद्धति असभ्य होती जा रही है। मनोरंजन की पद्धति भी संस्कार निरपेक्ष बनती जा रही है। एक प्रकार की निधार्मिकता, दायित्वहीनता, समाज, राष्ट्र और धर्म के लिए सरोकार का अभाव बढ़ रहा है। इससे समाज को मुक्त करने का दायित्व वानप्रस्थियों का ही है। विषय बिंदु 8, अध्ययन की आवश्यकता। मनुष्य जीवन में ज्ञान अनन्य असाधारण महत्व का होता है। हिंदू समाज ने अपनी समस्त जीवन रचना ज्ञान के आधार पर प्रतिष्ठित की है। प्रत्येक हिंदू का यह कर्तव्य है कि वह ज्ञान साधना करे। ज्ञान साधना के लिए अध्ययन होना आवश्यक है। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित, राजा हो या रंक, साधारण हो या असाधारण, बिना अध्ययन के एक दिन भी खाली नहीं जाना चाहिए। सोने, खाने, नहाने, अर्थार्जन करने के समान अध्ययन भी नित्य क्रम का हिस्सा बनना चाहिए। जब सबके लिए यह नियम है, तब वानप्रस्थी के लिए तो है ही, वह विशेष रूप से है। अब कम से कम इतना पढ़ना ऐसा नहीं है, गंभीर स्वरूप का अच्छा अध्ययन होना चाहिए। विश्व की स्थिति, भारत की स्थिति, भारतीय विचार को लागू करने की समस्याएं, उन्हें दूर करने के उपाय आदि विषयों का अध्ययन होना आवश्यक है। चिंतन, चर्चा, लेखन, भाषण के रूप में यह अध्ययन होना चाहिए। इन विषयों को लेकर समाज प्रबोधन करने की योजना बननी चाहिए। प्रबोधन के लेखन, अध्यापन के लिए लेखन, शोधन के लिए लेखन करना आज के समय की अत्यंत आवश्यकता है। जो लोग सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, उन्हें दृश्य श्राव्य सामग्री भी तैयार करनी चाहिए। अभी एक ही मंत्र अपनाना चाहिए, स्वाध्यायानमा प्रमदः, अर्थात स्वाध्याय में आलस्य नहीं। डू नॉट बी लेजी इन सेल्फ स्टडी। पूरा श्लोक यह है, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायानमा प्रमदः आचारस्य प्रियम धर्माहृत्य प्रजातंतुम माँ व्यच्छेतसी। तैत्तरीय उपनिषद के अंदर यह उल्लिखित है। जब स्नातक करके विद्यार्थी निकलता था तो गुरु उन्हें यह उपदेश देते थे। विषय बिंदु 9, घर में आनंद से रहो। विरक्ति का अर्थ उदास नहीं है, किसी से घुलना मिलना नहीं, ऐसा नहीं है। हंसकर बात करना, घर के सब लोगों के साथ प्रेम से बात करना, उनके जीवन में रुचि लेना सहज रूप से होना अपेक्षित है। गृह स्वामी अपना पुत्र है, गृह स्वामिनी अपनी पुत्रवधू है। उनके अधिकार को मान्य करना, फिर भी उनका निरीक्षण करते रहना, उनकी सहायता बिना बोले करते रहना, बिना पूछे उपदेश न दें परंतु वे पूछें ही, ऐसा वातावरण बनाना, यह वृद्धों का काम है। इसमें कुशलता होनी चाहिए। पौत्र पौत्रियों के साथ मित्रता बनाना स्वाभाविक है, अपेक्षित भी है।
उनके संस्कार और व्यवहार को सही दिशा देने की क्षमता वृद्धों को स्वयं में विकसित करनी चाहिए। घर के सभी छोटे बड़े कैसे होते हैं और बड़े क्यों बड़े होते हैं, इसकी शिक्षा प्रत्यक्ष अपने उदाहरण से वृद्धों का काम है देना। विरक्ति प्रत्यक्ष दिखाई देनी चाहिए। विरक्ति में भी प्रसन्नता दिखाई देनी चाहिए। वेश में, खान पान में, मनोरंजन में, व्यवहार में सादगी के साथ सुंदरता, गंभीरता के साथ रसिकता, हास्य विनोद के साथ संस्कारिता दिखाई देनी चाहिए। अपने लिए यह बड़े होने का अभ्यास है, उनके लिए सीख है। आवश्यकताएं कम करते जाना, अपेक्षाएं कम करते जाना, अधिकार कम करते जाना। घर में सबके लिए छत्र छाया बनकर रहना। फिर भी समाज सेवा ही मुख्य कार्य है, इसका स्मरण रखना वानप्रस्थी के लिए बहुत मूल्यवान शिक्षा है। विषय बिंदु 10, सबके साथ अच्छे संबंध। पुत्र के व्यावसायिक या व्यवहारिक सहकार्यकरों एवं मित्रों के साथ परिचय बनाना, संबंध बनाना, उनकी बातों में दखल न देना परंतु रुचि लेना, आत्मीयतापूर्वक पूछताछ करना बहुत लाभदायक होता है। पुत्र का क्या चल रहा है यह समझ में आता है और मनोमिलन भी होता है। यही बात पौत्र पौत्रियों की है। उनके साथ, उनकी मित्र मंडली के साथ हंसना गाना, उन्हें कहानी बताना, उन्हें नई नई बातें सिखाना और उनके दोष दूर करना वानप्रस्थ लोग सहजता से कर सकते हैं। घर के लिए साग सब्जी, दूध लाना, चाय बनाना, पुत्र वधू को काम में सहायता करना, घर के कुछ छोटे मोटे काम करना आना भी चाहिए और करना भी चाहिए। इन सब के माध्यम से कभी सीख देने के अवसर भी मिल जाते हैं। सबसे बड़ा खतरा दो पीढ़ियों के बीच मनमुटाव का है। पुत्र वधू के और उसके चलते पुत्र के भी अभिनय का, उनकी उपेक्षा और नाराजगी मुखर होने का, इस स्थिति को झेलना और इस पर मान करना, अपना स्वमान भी नहीं खोना, अपमान को छूने नहीं देना और उन्हें उचित शिक्षा मिलना अत्यंत कुशलता का काम है। यही इस अवस्था की प्रायोगिक शिक्षा है। मन और बुद्धि की सारी क्षमताओं की परीक्षा इसमें होती है। दो पीढ़ियों में जनरेशन गैप होता है, इसलिए बड़ों के, वृद्धों के और युवाओं के विचार मिलेंगे नहीं। यह एक आभासी सत्य है। इस भ्रांति को दूर कर पीढ़ियों में समरसता निर्माण करने का भागीरथ कार्य भी वानप्रस्थ वृद्धों को ही करना है। यह उनकी बहुत बड़ी कुटुंब सेवा और समाज सेवा है। विषय बिंदु 11, सेवा लेने का अधिकार। शास्त्र सिखाते हैं कि माता पिता को भगवान मानो और उनके अनुरूप उनके साथ व्यवहार करो। घर के पुत्र, पुत्र वधू और पौत्र पौत्री शास्त्र वचन मानकर व्यवहार करने लगेंगे, परंतु अब दादा दादी को स्वयं से पूछना है कि वे देवतुल्य बने हैं? नहीं बने तो बनना है। शास्त्र वचन छोटों से भी बड़ों के लिए अधिक कड़ाई करता है। इस आयु में आदर, सम्मान और सेवा प्राप्त करने का वृद्धों का अधिकार है। यह प्राप्त हों तो स्वाभाविक है, परंतु यदि किसी कारण से प्राप्त नहीं हुए तो मन खराब नहीं करना, ताने नहीं देना, उपदेश नहीं देना, झगड़ा नहीं करना अत्यंत आवश्यक है। विपरीत स्थिति में धैर्य रखना, शांत रहना, सहन करना यह एक शक्ति है। यह शक्ति मन की है और मन से ही पाई जाती है। ऐसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए जब तब स्वाध्याय करने की आवश्यकता होती है। ऐसे कार्यों के लिए घर के लोग यदि अनुकूलता निर्माण करते हैं तो यह उनकी ओर से की गई सेवा ही है। इसकी अपेक्षा करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु न मिले तो दुखी होने की भी आवश्यकता नहीं है। वृद्धों की सेवा करना सिखाना माता पिता का काम होता है। यह यदि वे सिखाते हैं तो भाग्य मानना चाहिए, नहीं तो मन खराब किए बिना स्थिति का स्वीकार कर लेना चाहिए। विषय बिंदु 12, 3 पीढ़ियों को जोड़ना। काल का प्रवाह निरंतर बहता है। पीढ़ियां इनमें आने वाले पड़ाव हैं। काल के चक्र में पीढ़ियों का अपना जीवन चक्र होता है। वृद्धों का भाग्य है कि उन्होंने अपनी संतानों का जीवन जन्म से लेकर विकसित होते देखा है। उस जीवन के शिल्पकार वे स्वयं भी रहे हैं। अब वे तीसरी पीढ़ी का जीवन विकसित होता देख रहे हैं, जिसमें शिल्पकार अपनी संतानें हैं। यह अपना ही जीवन विस्तार है, अपना ही जीवन विकास है। जीवन विकास की इस प्रक्रिया को दूर से, बिना संलिप्त हुए, तटस्थ भाव से देखने की शक्ति निर्माण करनी चाहिए। साथ ही यह प्रक्रिया कैसे हो रही है इसका अध्ययन करना चाहिए। उसमें कितने सहयोगी बन सकते हैं यह देखना चाहिए।
एक पीढ़ी का अंतर कैसे निर्माण होता है, इसका अध्ययन करना चाहिए। यह जीवन विषयक अनुसंधान के लिए मूल्यवान सामग्री है। हमारे और हमारे पुत्रों में एक पीढ़ी का अंतर है। इस एक पीढ़ी में मनोभाव, व्यवहार, दृष्टि, शैली आदि में अंतर आया है, यह तो दिखाई देता है। इस अंतर का स्वरूप क्या है, कारण क्या है, परिणाम क्या है, प्रश्न क्या है, समाधान क्या है, यह सामाजिक अध्ययन का विषय है। वह हमें घर में प्रतिदिन मिल रहा है। यह अध्ययन, चिंतन, विश्लेषण निरंतर चलना चाहिए। ऐसा अध्ययन करने के लिए अपना स्वतः का अवलोकन करना आवश्यक है। ऐसे अध्ययन के लिए आवश्यक अनासक्ति, तटस्थता, संतुलन और विवेक होना भी आवश्यक है। अतः ऐसे अध्ययन के लिए हमारी अपनी पात्रता बढ़ाते जाना यह अध्ययन करने जितना आवश्यक है। विषय बिंदु 13, परिपक्व वानप्रस्थ। वानप्रस्थ वृद्धावस्था अति सक्रिय है। अब ग्रह प्रेमी अवश्य है, परंतु ग्रहाभिमुख से अधिक समाजाभिमुख है। अब वह समाज में अपना सक्रिय योगदान दे रहा है। यह धर्म है, यही समाज धर्म है, यही जीवन विकास का महत्वपूर्ण पड़ाव है, यह मूल्यवान है। वानप्रस्थ वृद्धावस्था शारीरिक आराम का समय है। इसकी सक्रियता मानसिक और बौद्धिक है। मन संयम, मन संतुलन, तटस्थता, अनासक्ति, तितिक्षा आदि को साधना मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। तो बुद्धि की विशालता और उदारता बौद्धिक विकास का आवश्यक अंग है। योगाभ्यास और शास्त्रों का अध्ययन इन दोनों बातों के लिए आवश्यक है। दोनों के लिए पर्याप्त समय देना आवश्यक है। यह समय देने का है, लेने का नहीं, परंतु लोग तो देंगे ही। लोग देते हैं तो प्रेम से लेना, परंतु उनमें उलझना नहीं। पुनः मिलेगा ऐसी अपेक्षा करना नहीं। दिया तो दिया हुआ याद नहीं रखना, उसका हिसाब नहीं रखना। बदले में कुछ मिले ऐसी अपेक्षा करना नहीं। भौतिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर पर देना और तीन में से एक भी स्तर पर अपेक्षा नहीं करना, यही जीवन यात्रा है। बीतते बीतते 15 वर्ष बीत गए। बहुत सीखा, बहुत समृद्ध हुए, बहुत पाया। कर सकते थे वह सब किया। अब दूसरी निवृत्ति का समय भी आ गया। कुटुंब से निवृत्त हुए, अब समाज सेवा से भी निवृत्त होना है। अधिकारों से मुक्त हुए थे, अब दायित्वों से भी मुक्त होना है। जीवन विकास के अगले पड़ाव संन्यासाश्रम में प्रवेश करने के लिए पूर्ण सिद्धता हो गई है। विषय बिंदु 14, संन्यास लें या न लें, यह आगामी संख्या 11 वीडियो में। अस्तु। राम राम, राधे राधे, हरे कृष्ण।